नमस्कार। आज हम सीधे एक बहुत ही गंभीर घटना पर बात कर रहे हैं। हाल ही में ईरान ने कतर में जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है, उस पर मिसाइल हमला किया है। जी हाँ। और ये मतलब सिर्फ कोई क्षेत्रीय तनाव की बात नहीं है। ये ऐसा कदम है जो पूरे खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता को हिला सकता है, चाहे वो सैन्य हो, कूटनीतिक हो या फिर आर्थिक। बिल्कुल, इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। हाँ, हमारे पास ईरान का कतर हमला युद्ध की चौखट पर नाम के एक लेख से कुछ अहम जानकारी हैं। और आज हम उसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं। ठीक है। तो चलिए इस उलझी हुई स्थिति को थोड़ा खोलते हैं परत दर परत, क्योंकि ये हमला अपने आप में काफी कुछ कहता है। हाँ, अभूतपूर्व तो है ही। हुआ ये कि ईरान ने निशाना बनाया कतर में अल उदीद एयरबेस को। हाँ। ये कोई छोटा मोटा बेस नहीं है। यहाँ 8,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं और ये यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का, आप समझिए, मेन अड्डा है। जी, सेंटकॉम का मुख्यालय जो पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी ऑपरेशंस को कमांड करता है। बिल्कुल। और हमला हुआ सुबह सुबह करीब 2:15 बजे। इसमें कई बैलिस्टिक मिसाइलें और हथियारबंद ड्रोन भी इस्तेमाल हुए। हाँ, ये मल्टी प्रोंग्ड अटैक था। गनीमत ये रही कि अमेरिका का जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, उसने 3 मिसाइलों को तो हवा में ही रोक दिया। हाँ, पैट्रियट सिस्टम ने काम किया। लेकिन एक ड्रोन वो सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर आ गया और एक हैंगर को थोड़ा नुकसान पहुंचाया। मामूली नुकसान, लेकिन फिर भी अंदर घुसना बड़ी बात है। हाँ, और 2 लोग घायल भी हुए हैं। खैर, उनकी चोटें गंभीर नहीं हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो आपने भी कही, ये है कि खाड़ी में किसी बड़े अमेरिकी बेस पर ईरान का ये पहला सीधा हमला है। ये अपने आप में नई बात है। हाँ, ये लाइन क्रॉस हुई है, ऐसा कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने ये कदम ठीक इसी वक्त क्यों उठाया। इसके पीछे कई परतें दिख रही हैं। हाँ, क्या वजह हो सकती है? पहली वजह तो सीधी लगती है, बदला। कुछ दिन पहले दमिश्क में ईरान के दूतावास पर जो इजरायली हमला हुआ था। हाँ, जिसमें उनके एक बड़े जनरल मारे गए थे। कुछ फोर्स के, जी बिल्कुल, एक टॉप जनरल। ईरान ने तब बदला लेने की कसम खाई थी, तो यह हमला उसका जवाब हो सकता है। बदला, ये तो समझ आता है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? टाइमिंग और जगह, क्या वो कुछ और इशारा नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल है। दूसरी वजह शायद इंटेलिजेंस शेयरिंग से जुड़ी है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका वो सीरिया और इराक में ईरानी ठिकानों पर हमले के लिए इजराइल को खुफिया जानकारी दे रहा था। अच्छा। हाँ, तो अगर ये सच है तो ईरान अब अमेरिका को सिर्फ इजराइल का सपोर्टर नहीं, बल्कि मतलब सीधा भागीदार मान रहे इस लड़ाई में। तीसरी बात है जगह का चुनाव। कतर, देखिए, कतर अमेरिका का सहयोगी तो है, पर ईरान से भी उसके रिश्ते ठीक ठाक हैं। वो तो मध्यस्थता भी कराता रहा है। हाँ, कतर का रोल तो काफी बैलेंस रहा है। बिल्कुल। तो अल उदीद पर हमला करके ईरान शायद ये संदेश दे रहा है कि अमेरिका के ठिकाने कहीं भी महफूज नहीं है, यहाँ तक कि एक ऐसे देश में भी जो ईरान से बातचीत रखता है। ये कतर के लिए भी बहुत मुश्किल स्थिति है। हाँ, मतलब ये सिर्फ मिलिट्री पावर दिखाना नहीं, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग भी है। निश्चित रूप से। और यही चौथी वजह है, एक रणनीतिक संदेश देना। ईरान ये जताना चाहता है कि पाबंदियों के बावजूद उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी सटीक है, वो बड़े लक्ष्यों को भेज सकती है। और वो ड्रोन का अंदर घुस जाना। हाँ, वो भी शायद यही दिखाने के लिए कि उनकी तकनीक अमेरिकी सुरक्षा को भी चकमा दे सकती है। वो दिखाना चाहते हैं कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। जाहिर है दुनिया भर में इस पर तेजी से प्रतिक्रियाएं आई। अमेरिका का पेंटागन क्या कह रहा है? पेंटागन ने इसे लापरवाही से तनाव बढ़ाने वाला कदम कहा है और कहा कि जवाब सोच समझकर लेकिन मजबूती से दिया जाएगा। सोच समझकर लेकिन मजबूत। कतर का क्या कहना था? वो तो बेचारा फंस गया। हाँ, कतर ने हमले की निंदा की, लेकिन साथ ही दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। इजराइल तो खैर फौरन हाई अलर्ट पर चला गया। और बाकी दुनिया, रूस और चीन ने फौरन बातचीत की अपील की। नेटो देश अमेरिका के साथ खड़े दिखे, पर उन्होंने भी संयम बरतने को कहा ताकि बात ज्यादा न बढ़े। और इसका असर बाजार पर, तेल की कीमतें। ओहो, वो तो तुरंत। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत हमले के कुछ ही घंटों में $83 से बढ़कर $95 प्रति बैरल पहुंच गई। बाप रे। ये दिखाता है कि ऐसी कोई भी घटना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे हिला सकती है। बिल्कुल। और उधर ईरान ने अपने सरकारी टीवी पर इसे विदेशी आक्रमण का जायज जवाब बताया और धमकी भी दी कि अगर उसे फिर उकसाया गया तो और हमले होंगे। तो अब यहाँ से आगे क्या? स्थिति तो
काफी नाजुक लग रही है। बिल्कुल। अब हम एक बहुत ही क्या कहते हैं संवेदनशील मोड़ पर है। मोटे तौर पर 3 रास्ते दिखते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, अमेरिका कोई सीमित कार्रवाई करे, जैसे ईरान के किसी हथियार डिपो पर या शायद ड्रोन फैक्ट्री पर एक छोटा लक्षित हवाई हमला। मतलब संदेश देने के लिए। हाँ, संदेश भी दे दिया और शायद खुले युद्ध से भी बच गए। एक नपातुला कदम। ठीक है। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है तनाव का खतरनाक ढंग से बढ़ जाना, फुल स्केल एस्केलेशन। अगर मान लीजिए ईरान ने फिर किसी अमेरिकी बेस पर हमला किया या अमेरिकी सैनिक मारे गए, तो अमेरिका शायद ईरान के अंदर बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हो सकता है उनके परमाणु ठिकानों या कमांड सेंटरों पर। और ऐसा हुआ तो ये पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक सकता है। ये तो बहुत ही डरावना सिनेरियो है। बिल्कुल। और तीसरा रास्ता, क्या शांति की कोई गुंजाइश है? तीसरा रास्ता है पर्दे के पीछे की कूटनीति, डिप्लोमेसी। हो सकता है कतर, ओमान या तुर्की जैसे देश जिनके दोनों तरफ से ठीक ठाक रिश्ते हैं, वो बीच बचाव करें। मध्यस्थता। जी। कोशिश हो सकती है कि तनाव कम किया जाए, बातचीत का रास्ता खुले, लेकिन ये इस पे निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष कितना झुकने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका के सामने एक बहुत मुश्किल चुनौती है। ताकत दिखाएं तो युद्ध का खतरा, संयम बरतें तो कमजोर दिखने का डर। हाँ, एक क्लासिक दुविधा है। ये वाकई मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन के खेल का एक नया अध्याय लग रहा है, जहां प्रभाव, नियंत्रण और शायद अस्तित्व की लड़ाई और तेज हो गई है। बिल्कुल सही। और इस पूरी तस्वीर को देखते हुए एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमें आगे नजर रखनी होगी। क्या? कि ईरान और अमेरिका दोनों के अंदरूनी राजनीतिक दबाव, मतलब उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो उनके अगले कदमों पर कितना असर डालेगी। क्या घरेलू राजनीति उन्हें टकराव की तरफ धकेलेगी या संयम की ओर? ये सोचने वाली बात।